इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। भाग 29। अभी तक आपने पढ़ा। क्रिस, नियति बुआ आपसे मिलने आई थी। पापा ने उन्हें आपसे मिलने नहीं दिया। त्रिशा विक्रम को देखती है तो विक्रम इधर उधर देखने लगा। त्रिशा, विक्रम जी। विक्रम, नहीं त्रिशा, नियति तुमसे नहीं मिल सकती है। ये मेरा लास्ट डिसीजन है। जब तक उसे सबक नहीं मिलती वह दूसरों के दुख तकलीफ को समझ नहीं सकती है। त्रिशा कुछ कहना चाहता तो विक्रम उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। त्रिशा भी चुप हो गई थी। अब आगे। दूसरा दिन विक्रम सभी को घर भेज दिया था आराम करने के लिए। वहीं खुद त्रिशा के पास रुका हुआ था। सिद्धि के पास पूरब रुका था। सिद्धि के वार्ड में सिद्धि पूरब से पूछती है कि त्रिशा भाभी अब कैसी है। पूरब अपनी बेबी को गोदी में लेकर बेबी के गाल को छूते हुए, पूरब, त्रिशा भाभी ठीक है। उनके दोनों बच्चे भी ठीक है। सिद्धि पूरब को एकटक देख रही थी। पूरब बेबी को गोद में लेकर उसके साथ खेल रहा था। सिद्धि, हमारी बच्ची कितनी लकी है ना पूरब जी। उसके साथ उसके दो भाई एक ही दिन पैदा हुए हैं। तीनों भाई बहन का एक ही दिन बर्थडे आएगा। पूरब, हाँ ये तो बात सही है। मेरी प्रिंसेस खुश हो जाएगी ये जानकर कि उसके साथ साथ उसके दोनों भाई का एक ही दिन बर्थडे आता है। तुम मिलना चाहोगी त्रिशा भाभी से? सिद्धि, हाँ। पूरब, ठीक है, मैं तुमको उनके वार्ड में लेकर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद पूरब सिद्धि को सहारा देकर त्रिशा के वार्ड में लेकर आता है। सिद्धि त्रिशा से मिलती है, उसका हाल चाल लेती है। त्रिशा भी सिद्धि और पूरब की बच्ची से मिलती है। विक्रम उस छोटी सी बेबी को अपने हाथ में पकड़ ले रखा था। त्रिशा उस छोटी सी बेबी को देखकर खुश होती है। त्रिशा, विक्रम जी देखिए ना कितनी क्यूट है और इसका गाल कितना सॉफ्ट है, छोटे छोटे हाथ कितने मुलायम हैं। विक्रम, हाँ हमारा दोनों बच्चे भी इसी तरह होंगे। त्रिशा उदास होकर, मुझे हमारे बच्चे को देखना है विक्रम जी, नज़दीक से ना सही दूर से ही। विक्रम, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, हम हमारे बच्चों से मिलने जरूर जाएंगे। थोड़ी देर बाद विक्रम त्रिशा को व्हीलचेयर में बिठाकर बच्चों के वार्ड में लेकर जाता है। दोनों एक साथ अपने बच्चे को देखते हैं। त्रिशा खुश हो जाती है बच्चे को देखकर। विक्रम के चेहरे पर भी मुस्कान साफ दिख रही थी। नर्स, आपके दोनों बच्चे ठीक है, बस छोटा वाला थोड़ा कमज़ोर है। आप लोगों का उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। त्रिशा मुस्कुराते हुए हमें सर हिला देती है। अब दोनों ही दिन हो गया था त्रिशा को हॉस्पिटल में। शाम को फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड होती है। सिद्धार्थ और गिन्नी दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। ड्राइवर उनको रिसीव करने पहुंच गया था। दोनों सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पूरब उनको पहले से त्रिशा का वार्ड नंबर बता दिया था। दोनों त्रिशा के वार्ड में जाते हैं। त्रिशा और विक्रम सिद्धार्थ और गिन्नी को हॉस्पिटल में देखकर चौंक जाते हैं। त्रिशा हकलाते हुए, तुम दोनों इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? अभी तो तुम्हारे हनीमून पैकेज भी खत्म नहीं हुआ। गिन्नी त्रिशा के पास आकर, चुप कर, तू यहाँ इतने दर्द में थी और हम दोनों वहाँ पर हनीमून एंजॉय करते। तुमने सोच कैसे लिया त्रिशा? विक्रम सिद्धार्थ से पूछता है, तुझे कैसे पता चला? मैंने तो किसी को भी तुम दोनों को बताने के लिए मना किया था। सिद्धार्थ विक्रम को गिनी के सपने के बारे में बताता है। त्रिशा और विक्रम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सिद्धार्थ, इसलिए मैंने आपके पास कॉल किया था, आपने कॉल नहीं उठाया तो मैं पूरब के पास कॉल किया। पूरब ने ही हमें त्रिशा भाभी के बारे में बताया। फिर उसी शाम हम लोग घर के लिए निकल गए। त्रिशा, गिनी, ये क्या बात हुई? तुम दोनों ने पहुंच गए थे तो कुछ दिन और रुक जाते। गिनी मुंह बनाते हुए, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। हर वक्त घर पर ही मन लगा रहता था और मुझे तेरी फिक्र भी हो रही थी। विक्रम, तुम दोनों सच में पागल हो। अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं तुम दोनों को जरूर वापस आने को ही लिए बोलता। सिद्धार्थ, अरे भाई मुझे ये बताओ कि मेरे दोनों भतीजे कहाँ हैं यार? इतने दूर से मैं उन्हीं से ही मिलने आया हूँ। विक्रम, अभी दोनों को दूसरे वार्ड में रखे हुए हैं। कुछ दिन बाद डॉक्टर हमें बच्चे को सौंप देंगे। कि नहीं, लेकिन हम उन्हें दूर से तो देख सकते हैं ना सिद्धार्थ जी?
चलिए ना हम देख कर आते हैं। दोनों वार्ड से निकल कर बच्चों के वार्ड में चले जाते हैं। वहाँ पर नर्स उन्हें दोनों बच्चों से दूर से मिलवाती है। गिनी खुश होकर सिद्धार्थ जी देखिए इतना दोनों कितने क्यूट हैं। सिद्धार्थ हाँ बहुत क्यूट है। कुछ देर बाद बच्चों के वार्ड से बाहर निकलकर सिद्धि से मिलने जाते हैं। गिनी बेबी अपने हाथ में पकड़ लेती है। गिनी मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ जी देखिए ना बेबी मुस्कुरा रही है, मुझे भी ऐसी ही बेबी चाहिए सिद्धार्थ जी। गिनी इतना बोल पाई थी कि उसे एहसास होता है कि वह क्या बोल रही है। अपनी आंखें शर्म से नीचे झुका लेती है। सिद्धार्थ और सिद्धि मुस्कुरा देते हैं। गिनी के बात पर पूरब वहाँ नहीं था, उस वक्त बाहर गया था। सिद्धार्थ धीरे से गिनी के कान में, ठीक है इस बारे में प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करूँगा, तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दूंगा। गिनी अपनी आंखें दिखाती है तो सिद्धार्थ गिनी से थोड़ा दूर खिसक कर बैठ जाता है। दोनों रात में घर जाते हैं। घर पर दोनों के आने की खबर मिल गई थी। दादी माँ गिनी से, गिनी बेटा तुम दोनों को कुछ दिन और वहाँ रुकना चाहिए था, पता नहीं दोबारा फिर कब जाना होगा। तुम दोनों साथ में ठीक से टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाए। गिनी दादी माँ यहाँ आप लोग इतने परेशान थे और हम लोग वहाँ पर मज़े से घूमते फिरते, यह तो अच्छी बात नहीं है ना दादी माँ। और रही सिद्धार्थ जी और मेरी साथ में टाइम स्पेंड करने की बात, तो घर पर भी अच्छे से एक दूसरे को जान सकते हैं ना। दादी माँ को गिनी की बातें अच्छी लगी, उसकी समझदारी पर उन्हें नाज हो रही थी। दादी माँ को गिनी में त्रिशा की छवि नजर आ रही थी। देविका जी भी दादी माँ के रूप में आती है और कुछ परेशान लग रही थी। देविका जी घबराते हुए दादी माँ से, माँ जी वो नियति दोपहर से बाहर गई है, अभी तक वापस नहीं आई है, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। दादी माँ नियति छोटी बच्ची नहीं है देविका जो हम उसके पीछे पीछे घूमें, दोपहर से बाहर गई है तो उसे घर आने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा। क्या खुद घर नहीं आ सकती है? उसे पता है कि घर पर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। घर पर सभी इस वक्त परेशान हैं। गिन्नी मम्मी जी आप घबराइए मत, मैं नियति दी को पास कॉल करने के देखती हूँ। गिन्नी कॉल करने लगी तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रही थी। नियति दी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रही है। देविका जी मैं सिद्धार्थ को बोल रही हूँ बाहर जाकर पता लगाए। दादी माँ गुस्से से, कोई ज़रूरत नहीं है उसे ढूंढने जाने की, उसे आना होगा तो खुद आ जाएगी। उसकी बदतमीजी भी तो दिन के दिन बढ़ती जा रही है, जब तक उसे सबक नहीं मिलेगी वह सुधरेगी नहीं। देविका जी माँ जी नियति हमारी बच्ची है, उसे कैसे ऐसे ही छोड़ दें, उसकी फिक्र क्यों ना करें हम। क्या हुआ, उसे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है तो हमें तो है ना रिश्तों की अहमियत। मुझे मम्मी ने नहीं बोलती तो क्या हुआ, मेरी बेटी है, मुझको उसकी फिक्र है। दादी माँ देविका बेटा नियति हाथ से निकल चुकी है, वह करेगी अपने मन की ही, किसी की नहीं सुनेगी। गिनी देविका जी से, मम्मी जी आप शांत हो जाइए, मैं सिद्धार्थ जी को बोलती हूँ, वह जाकर ढूंढ कर लाएंगे नियति दी को। गिनी अपने रूम में आती है तो सिद्धार्थ कुछ देख रहा था अपने मोबाइल पर। गिनी उसके पास जाती है। गिनी सिद्धार्थ जी नियति दी अब तक घर नहीं आई है, आप बाहर जाकर पता लगाइए ना। सिद्धार्थ हैरानी से, क्या नियति दी घर पर नहीं है? मुझे तो इतनी देर से लगा कि वह घर पर है। गिनी दोपहर से बाहर गई है, अभी तक वापस नहीं आई है। सिद्धार्थ और उसका वह जोकर दोस्त वो कहाँ है? गिनी मुझे नहीं पता उसके बारे में, सिद्धार्थ मैं जाकर देखता हूँ। सिद्धार्थ जैकी के रूम में जैकी को ढूंढने जाता है। जैकी भी अपने रूम में नहीं था। नियति के रूम में ढूंढता है तो वहाँ पर भी नहीं था। सिद्धार्थ गाड़ी निकाल कर नियति को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ एक होटल में नियति और जैकी डिनर कर रहे थे। जैकी ने खाने में कुछ तो मिलाया था जिस वजह से नियति को हल्का हल्का नशा हो रही थी। जैकी समझ गया कि नियति को चढ़ने लगी है। नियति अपना सर पकड़ने लगी। जैकी क्या हुआ नियति, तुम अपना सर क्यों पर कर रही हो? तुम्हें सर में दर्द हो रहा है क्या? नियति हाँ पता नहीं मेरे सर में अचानक कैसे दर्द हुआ, मेरा सर चकरा रहा है। जैकी अगर तुम कहो तो हम कमरे बुक कर लेते हैं, तुम थोड़ी देर आराम करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नियति हाँ मैं सर हिला देती है। जैकी किसी को मैसेज करता है। जैकी नियति को सहारा देकर अपने साथ ले जाने लगता है। उसी टाइम विक्रांत अपनी बिजनेस पार्टनर के साथ डिनर के लिए उसी होटल में आया था। उसकी नज़र जैकी पर गई तो नियति को पकड़ वहाँ से ले जा रहा था। नियति की तबीयत उसे ठीक नहीं लगी। विक्रांत अपने मन में दोनों को एक साथ देखकर, विक्रांत यह जोकर मेरे सिली गर्ल को पकड़ कहाँ ले जा रहा है, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। विक्रांत अपने साथ आए बिजनेस पार्टनर को एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहाँ से उन दोनों के पीछे चला जाता है। जैकी नियति को एक रूम में लेकर आता है और
दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। नियति अब तक पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। इधर सिद्धांत नियति का लोकेशन चेक करते हुए वह भी होटल पहुंच चुका था। विक्रांत ने जब जैकी को दरवाज़ा बंद करते देखा तो उसके मन में कुछ खटका। उसने दरवाजे को धकेल कर भी देखा लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। विक्रांत, कुछ तो गड़बड़ है। विक्रांत मैनेजर के पास जाकर उस रूम के डुप्लीकेट चाबी मांगता है। मैनेजर, सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसे किसी भी रूम का चाबी किसी को नहीं दे सकते हैं, ये हमारे गेस्ट का अपमान होगा। विक्रांत, मैं समझता हूँ लेकिन किसी लड़की की ज़िंदगी का सवाल है। सोचिए, अगर आपके होटल में किसी भी तरह के कांड होते हैं तो आपके होटल के रेपुटेशन पर दाग लगेगा। इसलिए मेरी बात मानिए और मुझे उस रूम की दूसरी चाबी दे दीजिए। विक्रांत के बहुत समझाने पर मैनेजर खुद चलकर उसके साथ रूम में जाकर देखना चाहता था। मैनेजर अपने साथ 2 वेटर को भी लेकर आया था। उन्होंने पहले दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा न खुलने पर दूसरी चाबी से दरवाज़ा बाहर से खोल दिया। विक्रांत सबसे पहले कमरे में आया तो देखा जैकी पूरा शर्टलेस था। नियति बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। जैकी कमरे को सेट अप कर रहा था। विक्रांत को गुस्सा आया जैकी पर और उसे वहीं मारने लगा। मैनेजर और वेटर ने विक्रांत को जैकी से छुड़ाया, फिर भी विक्रांत जैकी को छोड़ नहीं रहा था। जैकी मैनेजर से, ये क्या हो रहा है मैनेजर, हमारे पर्सनल मोमेंट को आप लोग ख़राब कर रहे हैं। ये मेरी मंगेतर है, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। विक्रांत झूठ बोल रहा है ये जोकर। अगर ये इसका मंगेतर है तो उस लड़की को बेहोश करके उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो देखिए कमरे लगा रहा था ताकि ये जोकर उस लड़की के साथ गलत करके बाद में उसे ब्लैकमेल करता। सिद्धार्थ भी लोकेशन के थ्रू उस कमरे में पहुंच जाता है। उसकी नज़र जब नियति पर गया तो उसके पास पहुंचकर उसके गाल को थपथपाकर जगाने लगा। विक्रांत, सिद्धार्थ, अब आप ही बताइए कि यह जोकर आपकी बहन की मंगेतर है। नियति को कुछ खिलाकर उसे बेहोश कर रूम में ले आया था और उसके साथ कहते चुप पड़ गया जाता है। सिद्धार्थ गुस्से से जैकी को देखा है, उसके तरफ बढ़ता है, लात से उसे मारने लगता है। सिद्धार्थ, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के साथ कुछ भी करने की? मैंने तुझे जान से मार दूंगा। ये कोई मंगेतर नहीं है मेरी बहन का। मैनेजर सिद्धार्थ को रोकता है और तुरंत पुलिस के पास कॉल करके आने को बोलता है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और जैकी को अरेस्ट कर लेकर चला जाता है। सिद्धार्थ और विक्रांत नियति के पास जाते हैं और उसके गाल को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश करते हैं, मगर नियति को कुछ भी होश नहीं थी। मैनेजर, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, कुछ ही देर में आते होंगे। फिर भी सिद्धार्थ नियति को होश में मिलाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और सबको बाहर जाने को बोलती हैं। सभी रूम से बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर नियति को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसमें ड्रग्स दिया गया है। डॉक्टर नियति को इंजेक्शन लगा देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती है और सिद्धार्थ से, डॉक्टर, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक उनको होश आ जाएगी। सिद्धार्थ हमें सर हिला देता है। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। विक्रांत और सिद्धार्थ पूरी रात उसी कमरे में नियति के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। देखते ही देखते सुबह हो गई थी। सिद्धार्थ गिनी के पास मैसेज करके उसे नियति के बारे में सारी बातें बता दिया था, जिस वजह से गिनी भी नियति के लिए परेशान थी। गिनी देविका और दादी माँ को नियति के बारे में झूठ बोलती है। उनको बताती है कि नियति दी अपने किसी दोस्त के घर रुकी हुई है, सुबह तक आ जाएंगी। देविका जी और दादी माँ यह सुनकर खुश थी कि चलो नियति का कुछ तो पता चला। सुबह नियति को अब धीरे धीरे होश आने लगी थी। अपनी आंखें खोलती है तो उसे रूम में सिद्धार्थ नजर आते हैं और विक्रांत को देखकर कुछ याद करने की कोशिश करती है। नियति उठकर बेड पर बैठ जाती है। सिद्धार्थ उसके पास आकर उसे पूछता है कि अब आप कैसी हैं नियति दी? नियति हैरानी से सिद्धार्थ से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और जैकी कहाँ है? मैं तो उसके साथ डिनर कर रही थी। सिद्धार्थ गुस्से से, आप उस आदमी का नाम मत भी लीजिए दी, आपके खाने में ड्रग्स मिला दिया था जिस वजह से आप बेहोश हो गई थी। वह आदमी आपके साथ गलत करने वाला। ये वक्त पर मिस्टर विक्रांत आपको पहचान गए और इन्होंने जैकी का पीछा करते हुए रूम तक पहुंच गए। आपको नहीं पता कि उस जैकी आपके साथ क्या कुछ नहीं करता। होटल की मैनेजर के हेल्प से हम उसे अरेस्ट करवा दिया है। आपको उस आदमी को भूल जाना चाहिए। वो अच्छा आदमी नहीं है। फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप होटल के CCTV कैमरे भी चेक कर लीजिए। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। विक्रांत, नियति जी, आपको विश्वास करना होगा, वह आदमी ठीक नहीं है। आप मैनेजर से भी
पूछ सकते हैं जैकी के बारे में। नियति को अब सिद्धार्थ और विक्रांत के बातों पर विश्वास होने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जैकी के घिनौने इरादे के बारे में नियति फक फक कर रो पड़ी। सिद्धार्थ अपनी दी को गले से लगाकर उसे समझाने लगा। सिद्धार्थ, नियति दी सुबह का भूला शाम को वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आपको घर पर सब बहुत प्यार करते हैं, खासकर विक्रम भाई और दादी माँ। आप उनके पास जाकर सॉरी बोल दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। नियति से बकते हुए, मैं जानती हूँ सिद्धार्थ, मैं सबका बहुत दिल दुखाया है, खासकर विक्रम भाई का, इसलिए कोई भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मुझे माफ़ी मिले। मेरी वजह से त्रिशा भाभी आज हॉस्पिटल में है। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई तो विक्रम भाई तो मुझे माफ़ करने से रहे। सिद्धार्थ के समझाने से नियति खुद को दोषी मानती है और रोने लगती है। विक्रांत ने देखा कि नियति चुप नहीं हो रही है तो उसने भी उससे कहा, विक्रांत, नियति जी, आप अपने भाई को अच्छी तरह से जानती है, फिर भी आप उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपका भाई आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। आप एक बार कोशिश तो कीजिए उससे माफ़ी मांगने की। नियति विक्रांत को देखती है तो विक्रांत हाँ में सर हिला देता है। सिद्धार्थ, नियति दी, विक्रांत जी ठीक बोल रहे हैं, आप तो बिना कोशिश किए ही हार मान रही हैं। सिद्धार्थ नियति को समझाकर घर ले आता है और विक्रांत को थैंक यू बोलता है। आपके वजह से मेरी दी की इज्जत पर कोई आँच नहीं आई, वरना पता नहीं जय की वजह से आज क्या हो जाता। विक्रांत, ये तो बंके बिहारी जी की वजह से पॉसिबल हो पाया। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि किसी निर्दोष को बिना गलती के कुछ नहीं होने देते हैं। सिद्धार्थ मुस्कुराकर, ओह, आप भी बंके बिहारी जी के भक्त हैं। हमारे घर पर भी सभी बंके बिहारी जी को मानते हैं, खासकर मेरी त्रिशा भाभी और दादी माँ। विक्रांत नियति को देखा है जो सिद्धार्थ के बाहों में छुपी हुई थी और मुस्कुराते हुए, विक्रांत, अगर बंके बिहारी जी ने चाहा तो हम लोगों का रिश्ता ज़रूर आगे बढ़ेगा। आप नियति दी जी का अच्छे से ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर विक्रांत अपना दोनों हाथ जोड़कर वहाँ से चला जाता है। सिद्धार्थ ना समझी से विक्रांत के बातों का समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है तो नियति को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ नियति को घर लेकर आता है, उसे उसके रूम में बेड पर लिटा देता है। नियति बेड से उठकर बैठ जाती है और सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ लेती है। सिद्धार्थ कभी अपने हाथ को देखता तो कभी नियति को। नियति आंखों में आंसू लिए, तू भी अपने नियति को माफ़ नहीं कर सकता है? उस दिन मैंने तुझे किस तरह से सुनाई थी। सिद्धार्थ नियति के पास बैठकर उसके गाल पर हाथ रख देता है। सिद्धार्थ, दी, मैं आपसे नाराज़ नहीं था, इसलिए आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना। छोटे भाई से कोई बहन माफ़ी नहीं मांगता है, बल्कि उसे डांटने का पूरा हक होता है। आप जब चाहे मुझे डांट सकती हैं। अब आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं गिनी को बोलकर आपके लिए कुछ खाने को भिजवाता हूँ। सिद्धार्थ नियति के रूम से बाहर चला जाता है। अपने रूम में जाता है तो देखता है कि गिनी कॉल पर त्रिशा से बातें कर रही थी। अब तक गिनी त्रिशा को नियति के बारे में सारी बातें बता चुकी थी। गिनी सिद्धार्थ को देखकर कॉल कट कर देती है। उससे पूछती है कि नियति दी ठीक तो है ना सिद्धार्थ जी? सिद्धार्थ, नियति दी ठीक है, उनके रूम में छोड़कर आया हूँ, तुम उनके लिए कुछ खाने को लेकर दे देना। गिनी हाँ में सिर हिला देती है। रूम से बाहर आकर किचन में चली जाती है। देविका जी नियति के लिए गर्मा गर्म पनीर के पराठे बना रही थी। गिनी को किचन में आते देखा तो जल्दी से उसके हाथ में तो पनीर के पराठे का प्लेट रख देती है और साथ में टोमेटो सॉस भी। देविका जी, गिनी बेटा, तुम इसे नियति को देखकर आ जाओ, उसे भूख लगी होगी। गिनी, मम्मी जी आप ही लेकर जाइए ना दी के रूम में, उनको अच्छा लगेगा कि आपने उनके लिए गर्मा गर्म पनीर के पराठे बनाए। देगा जी, नहीं बेटा, नियति को पता नहीं चलना चाहिए कि यह पराठे मैंने उसके लिए बनाए हैं, नहीं तो उसे पसंद नहीं आएगा मेरे हाथ का बनाया पराठा। नियति पूछेगी तो उसे बोल देना कि तुमने बनाया है। गिनी हाँ में सर हिलाकर किचन से बाहर नियति के रूम की ओर चल देती है। नियति के रूम का डोर नॉक करती है तो नियति आकर दरवाज़ा खोलती है। गिनी, आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी दी। नियति दरवाजे से हटती है तो गिनी रूम में आती है और टेबल पर प्लेट रख देती है। गर्मा गर्म पनीर के पराठे की खुशबू रूम में फैल जाती है। नियति, थैंक यू गिनी, तुमने मेरे लिए मेरे पसंद का पनीर का पराठा बनाया है। गिनी अजीब तरह से मुस्कुराकर टोंट मारते हुए, गिनी, नियति दी, आपको मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसे नहीं बनाया है, मम्मी जी ने बनाया है। अगर आप थैंक यू ही बोलना चाहती हैं तो आप मम्मी जी से जाकर बोलिए। मैं इतना भी फ्री नहीं बैठी हूँ जो आपके लिए गर्मा गर्म पनीर के पराठे बनाती रहूँ। अगर आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो मत खाइए, क्योंकि आप तो हमेशा अपने मन की करती आई हैं ना। हो सकता है मम्मी जी के नाम सुनकर आप पराठे से भी नफरत करने लगे, लेकिन आपको उससे क्या, आपको लोगों की फीलिंग से कुछ भी फ़र्क
जो नहीं पड़ता है। मम्मी जी ने कितने प्यार से आपके लिए बनाई हैं। आपके हरकत को देखते हुए कतरा रही हैं कि शायद आप उनके हाथ का बना कुछ भी ना खाएं। उन्होंने मुझे कहा कि अगर नियति पूछे तो बोल देना कि तुमने ही उसके लिए पनीर के पराठे बनाए हैं। उनके सामने तो मैं हाँ बोल दी, क्योंकि मुझे उन्हें दुखी नहीं करना था। आपको इसलिए सच्चाई बताई कि शायद आप एक माँ का प्यार को समझ जाए। मम्मी जी हमेशा से आपको अपनी बड़ी बेटी मानती आई है दी, लेकिन आपको तो उनके प्यार और विश्वास के से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको समझा नहीं रही हूँ बल्कि बता रही हूँ। आप खुद इतने समझदार हैं तो मैं आपसे छोटी हूँ, आपको समझा नहीं पाऊंगी। मेरी इतनी लंबी चौड़ी भाषण के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। इतना बोलकर गिन्नी रूम से चल रही थी कि नियति बोलती, नियति रुआसा होकर कोई नहीं था उस समय जिस समय मुझे अपनों की ज़रूरत थी, माँ की ज़रूरत थी। बचपन में भाई ने मुझे किसी के जाने नहीं दिया। उन्हें डर था कि देविका मम्मी हमारी रियल मम्मी की जगह लेने आई है। भाई मम्मी से बहुत प्यार करते थे। उनको इस दुनिया से जाने के बाद भाई सदमे में चले गए थे। दादी जी ने देविका मासी की शादी पापा से करा दी, जिस वजह से भाई को पूरा यकीन हो गया था कि देविका मासी मम्मी की जगह ले रही हैं। गिनी तुम ही बताओ कि इन सब में मेरी क्या गलती है। बचपन से मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, एक भाई ही थे मेरे पास। जैसे जैसे बड़ी होती गई भाई ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज दी। इतने सालों बाद मैं वापस घर आई हूँ। सबसे घुलने मिलने में, उनके बारे में जानने में वक्त लगेगा ही। मैं मानती हूँ कि मेरी बिहेवियर सबके प्रति खराब है, खासकर देविका मम्मी की और त्रिशा भाभी से। मैं भी अब तुम सबके साथ हंसते मुस्कुराते हुए रहना चाहती हूँ। इस घर में दिनों से रह तो मुझे इतना अच्छे से पता चल गया है कि एक मुझे छोड़कर बाकी सब बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे कोशिश करूँगी सबके दिलों में जगह बनाने की, और शुरुआत तुम ही से करूँ। तो क्या तुम मुझे माफ़ करके सिद्धि को तुम जिस तरह से दोस्त मानती हो, अपनी नियति दी को भी दोस्त मानोगी। गिनी दरवाजे पर ही खड़ी होकर नियति की बात सुन रही थी। उसने पलटकर नियति को देखा तो आंखों में सच में पश्चाताप दिख रही थी। नियति एक आस भरी नज़रों से देख रही थी। गिनी, अगर आप सच में बदल गई हैं तो मैं आपके दोस्त जरूर बनूंगी। नियति दी, त्रिशा सिद्धि की तरह आप भी मेरी खास दोस्त में शामिल हो गई हैं। नियति, लेकिन सबको मनाने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। गिनी, मैं तो रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। बताइए आप सबसे पहले किससे मानना चाहती हैं। नियति, फिलहाल तो मुझे तुम्हें गले लगाकर थैंक यू बोलना है। अपने टी के गले नहीं लगेगी क्या गिनी? इतना बोलकर नियति अपने दोनों बाहों को फैला देती है। गिनी दौड़ कर जाती है और नियति के गले लग जाती है। गिनी नियति के गले लगी ही बहुत अच्छा लगा थी ये जानकर कि आप बदल रही हैं। नियति, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ गिनी, मेरे अंदर भी दिल है, मुझे भी दर्द होता है। अपने को दर्द में देखकर मुझे बहुत गिल्ट हुआ है। त्रिशा भाभी के बारे में उनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। विक्रम भाई से भी माफ़ी मांग लूँगी। गिनी, क्या त्रिशा भाभी मुझे माफ़ कर देगी? गिनी नियति से दूर होती है। गिनी दी, आप त्रिशा को जानती नहीं है, उसका दिल बहुत बड़ा है, आपको ज़रूर माफ़ कर देगी। और वैसे भी त्रिशा तो आपको उस एक्सीडेंट की जिम्मेदार मानती ही नहीं है। उसका कहना है कि वह एक हादसा था। लेकिन विक्रम सर आपसे गुस्सा ज़रूर है, उनको मानना आपको थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। विक्रम सर का जान त्रिशा में बसती है। अगर त्रिशा को खुद हो जाता तो वो विक्रम सर भी जी नहीं पाते उनके बिना। नहीं थी, इसलिए तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रही है। भाई मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सिद्धार्थ ऑफिस चला गया था। विक्रम त्रिशा के पास हॉस्पिटल में था। घर पर दादी माँ, देविका जी, गिन्नी और नियति ही थे। नियति भी उन तीनों के साथ आकर बैठ जाती है। अब तक गुलाबो भी वापस आ गई थी। नियति को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे देख दादी माँ और देविका जी हैरान हो जाती है। गिन्नी उन तीनों की प्लेट में खाना सर्व करती है और खुद के प्लेट में भी। नियति मुस्कुराते हुए गिन्नी से, वैसे गिन्नी, तुमने जो पनीर का पराठा बनाई थी बहुत टेस्टी था, मुझे कल भी तुम्हारे हाथ का पनीर का पराठा खाना है। देविका जी गिन्नी और नियति को देखती हैं। गिन्नी, छोड़ दी, मैं मम्मी जी को बोल दूंगी आपके लिए पनीर के पराठे बनाने के 2/6 लिए। नियति अपनी आंखें छोटी करके, तुम खुद नहीं बना सकती हो, मुझे तुम्हारे ही हाथ का बना पनीर का पराठा चाहिए जो आज तुमने बनाया था। गिनी अपनी दांतें दिखाते हुए, नियति दी, मुझे तो सिर्फ चाय कॉफ़ी बनाने आती है, इसके लिए साथ मुझे कुछ नहीं आता। और आप तो पनीर का पराठा बोल रही हैं, उसे मम्मी जी ने बनाई थी, है ना मम्मी जी? आप ही बनाई थी ना?
नियति दी के लिए पनीर का पराठा आप उसके लिए कल भी बना देना। देविका जी मुँह फाड़े गिनी और नियति को देख रही थी। दादी माँ जी से पनीर का पराठा खाना है, वह खुद से उसे नहीं बोल सकती है, दूसरों से बोलने कर बनाने को बोल रही है। इससे बेहतर है खुद बोले। गिनी नियति को इशारा करती है कि आप बोलिए दी माँ जी को। नियति हिचकते हुए देविका जी से, मम्मी प्लीज़ कल मेरे लिए फिर से पनीर का पराठा बना दो, जैसे आज बनाई थी वैसे ही, मुझे बहुत पसंद है पनीर का पराठा। देविका जी तो कुछ बोल ही नहीं पाई रही थी, उसने सदमा सा लग गया था। नियति उसको उसे मम्मी बोलता सुन गिन्नी देविका जी की हिलाती है। मम्मी की नियति दी आपको बोल रही हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? नियति जी के सवाल का जवाब दीजिए, आप बनाएंगे ना उनके लिए पनीर का पराठा? देविका जी आंखों में आंसू लिए हाँ मैं सर हिला देती है। दादी माँ नियति के बदले रूप को देखकर हैरान थी। उसकी नज़र गिन्नी पर जाती है तो गिन्नी इशारे से उसे बाद में बात करने की बोलती है। लंच खत्म होने के बाद देविका जी अपने रूम में थी, अपनी बड़ी बहन के तस्वीर के आगे खड़ी होकर उनसे बात कर रही थी कि उनके रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। देविका जी अपनी आंखें से आंसू को साफ करके दरवाज़ा खोलने जाती है तो बाहर नियति खड़ी हुई थी। देविका जी हकलाते हुए, नियति बेटा तुम कुछ काम था क्या? यहाँ कुछ चाहती है? नियति आप मुझे अंदर आने को नहीं कहेगी मम्मी? देविका जी नियति को अंदर आने को बोलती है। नियति अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है। उसके पीछे देविका जी खड़ी हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह नियति से क्या बात करें, कहीं नियति उससे फिर से नाराज़ ना हो जाए, यही सोचकर देविका जी खड़ी रहती है। नियति मम्मी मेरे पास आकर बैठिए। देविका जी हिचकिचा रही थी नियति के पास जाकर बैठने के लिए। देविका जी मैं यहीं ठीक हूँ बेटा। नियति मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा है इसलिए मेरे पास आकर नहीं बैठ रही है ना, होना भी चाहिए। मैंने आपको इतना परेशान भी तो किया है, आपको अब तक मम्मी का दर्जा भी नहीं दिया था। देविका जी बीच में बोलती है, नहीं नियति बेटा मैं आपसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। कोई माँ भला अपनी बेटी से गुस्सा हो सकता है क्या? नियति आप मुझसे गुस्सा नहीं हो तो आप मुझे पास आकर बैठिए ना। मम्मी जी मुझे आपकी गोद में सर रखकर सोना है। देविका जी नियति के बगल में आकर बैठ जाती है। नियति उसके गोदी में सर रख देती है। देविका जी हाथ अपने आप नियति के बालों में चलाने लगती है। उनके बाल को सहलाते ही तो नियति की अपने आँखों से बंद कर लेती है। नियति मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मैंने आपके साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया था ना। देविका जी नियति के बाल को सहलाते हुए, नियति बेटा आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, गलती आपकी नहीं है, इससे गलती मेरी भी है, मैं ही आपको माँ का प्यार नहीं दे पाई। नियति आप माफ़ी मत मांगिए मम्मी, आपकी कोई गलती नहीं है। क्या हम सब भुलाकर नए सिरे से हमारे रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकते? देविका जी अगर आप चाहती है तो हमें ज़रूर नए सिरे से रिश्ते को शुरुआत करेंगे। नियति देविका जी के हाथ को पकड़ लेती है। नियति मम्मी विक्रम भाई मुझसे बहुत नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे हो मुझसे, आप उन्हें समझाइए ना कि मुझे माफ़ कर दें। देविका जी विक्रम को मैं ज़रूर समझाऊंगी, आप चिंता मत करो। नियति हाँ में सर हिला देती है। शाम को गिनी नियति को लेकर हॉस्पिटल में गई हुई थी त्रिशा से। इस वक्त त्रिशा वार्ड में अकेली थी। विक्रम क्रिस को लेकर कैंटीन गया हुआ था। त्रिशा ने गिनी के साथ नियति को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। गिनी ने जब दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखा तो खांसने का नाटक करती हैं। गिनी त्रिशा से, नियति दी तुमसे मिलने चाहती थी इसलिए मैंने इसे लेकर गई। त्रिशा मुस्कुराकर नियति को बैठने को बोलती है। नियति त्रिशा के पास आकर खड़ी हो जाती है, कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। त्रिशा ने जब नियति की आंखों में देखा तो पछतावा साफ नजर आ रही थी। त्रिशा क्या बात है दी, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? नियति की आंखें अब आंसू से भर चुकी थी। नियति किस मुँह से माफ़ी मांगो तुमसे भाभी, आज तुम मेरी वजह से हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हो। बीच में त्रिशा बोलती है, दी ये एक हादसा था, मैंने आपको दोष नहीं दिया है इस एक्सीडेंट का, ये भी हो सकता है कि मेरी किस्मत में लिखा था। आप माफ़ी मत मांगिए दी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसी वक्त विक्रम और क्रिस रूम में आते हैं। नियति को तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी विक्रम से नज़रें मिलाने की। विक्रम भी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं क्रिस तो खुश था कि उसकी नियति बुआ आई हैं। क्रिस खुश होकर नियति के पास चला जाता है। क्रिस बुआ आप आ गई, मैया आपसे मिलना चाहती थी लेकिन पापा ने मैया को आपसे मिलने को मना कर रहे थे, इसलिए मैया आप पापा से नाराज़ भी थी। मैया
पापा से बात नहीं कर रही थी। अब आप आ गई तो मैं या पापा से ज़रूर बात करेंगी। नियति बेटा मेरी गलती है, इतनी बड़ी है कि कोई भी मुझसे इतनी जल्दी थोड़ी ना माफ़ कर देंगे। फिर नियति एक नज़र तृषा को देखती है, फिर विक्रम को देखकर अपने दोनों मेरी वजह से एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो। मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ और आप अभी से माफ़ी भी मांग रही हूँ। हो सकते हैं तो मुझे आप सभी माफ़ कर देना। विक्रम पलटकर एक नज़र नियति को देखता है, उसे भी उसकी आंखों में गिल्ट साफ नज़र आ रही थी। नियति आगे कहती है, ठीक है, आप सभी मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो मैं यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो वापस जयपुर कभी नहीं आऊँगी। आप सब मुझे भूल जाना और विक्रम भाई आप भी भूल जाना कि आपकी कोई नीरू नाम की बहन थी। शायद यहाँ से चले जाना ही मेरे लिए पश्चाताप होगा। मैं जितना यहाँ खुद को रोकूंगी मेरे लिए और मुश्किल होगी। इतना बोलकर अपने दोनों हाथों से आपस में जोड़ लेती है, सभी को एक नज़र देखती है और रूम से बाहर चली जाती है। जाते हुए भी माफ़ी मांगती है। गिनी और क्रिस नियति को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। तृषा विक्रम को देखती है जो वहीं पर खड़ा था। तृषा, विक्रम जी जाइए, नियति दी को रोक लीजिए, वो बहुत शर्मिंदा है अपनी गलती से और गलती अपनों से ही होती है। नियति दी बदल गई है, उनकी आंखों में गिल्ट साफ नज़र आ रही थी। विक्रम अपना मोबाइल निकाल कर किसी को मैसेज करता है और तृषा के पास आकर, विक्रम, तृषा तुम क्या समझती हो कि नीरू मेरी दुश्मन है? मैं तो बस उसे एहसास दिला रहा था कि उसकी गलती क्या है, उसे अपनी गलती का पछतावा हो और आज उसे वहाँ भी है। मैं बहुत खुश हूँ आज नीरू की वो तो आ ही गई है। तुम फिक्र मत करो, मैंने किसी को मैसेज कर दिया है, नीरू को जयपुर से जाने नहीं देगा। मैं उसे लेकर आता हूँ, तब तक तुम आराम करो, टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। गिनी को तुम्हारे पास भेजता हूँ। इतना बोलकर विक्रम तृषा के माथे पर किस करके रूम से बाहर चला जाता। गिनी क्रिस को संभालते हुए नियति के पीछे भाग रही थी। नियति उन लोगों से काफ़ी दूर निकल गई थी। हॉस्पिटल के गेट पर गिनी क्रिस को पकड़ कर खड़ी हाँफ रही थी और नियति को रुक जाने को बोल रही थी। नियति को अब उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। विक्रम ने और क्रिस को गेट पर देखा तो उसने तृषा के पास जाने को बोल दिया, खुद नियति के पीछे भागने लगा। नियति बस सड़क पर दौड़े जा रही थी। विक्रम की आवाज़ सुनकर पीछे पलटकर देखती है, जिस वजह से सामने से आ रही कार को देख नहीं पाती। विक्रम ने जोर से आवाज़ दिया, न्यू सामने देखो। तब किसी ने नियति के हाथ को पकड़कर रोड के बगल में खींच लिया। एक पल में ऐसा कुछ हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। वही विक्रम ने डर से अपनी आंखें बंद कर लिया था। जिस इंसान ने नियति को खींचा था उसने अपना बैलेंस बना नहीं पाया, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए। नियति उस इंसान के ऊपर थी। नियति ने भी डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसी एहसास होता है कि उसे कुछ नहीं हुआ तो वो अपनी आंखें खोलकर विक्रांत को देखती और उसे उस दिन वाली बात याद आ जाती है। विक्रांत को पहचान जाती है कि उन्होंने उस दिन होटल में मुझे बचाया था। नियति विक्रांत के ऊपर से उठने की कोशिश करती है। विक्रांत उसे हाथ दिखाकर रुकने को बोलता है और फिर अपना हाथ आगे कर उसे उठने को बोलता है। नियति विक्रांत के हाथ को पकड़कर खड़ी हो जाती है। आसपास के लोग वहाँ जमा हो गए थे। ये देखकर कि दो लोग सड़क के किनारे गिर गए हैं, उनके पास आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिए थे। दोनों को पूछ रहे थे कि तुम दोनों ठीक तो हो? दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ एक कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे, और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।